गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग इकोसिस्टम के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके कौन कौन से घटक या अवयव होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि इकोसिस्टम का कार्य क्या होता है, वो कौन सा काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लें पहले इकोसिस्टम को एक बार, कि इकोसिस्टम के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं कि इकोसिस्टम प्रकृति का, नेचर का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जहाँ पे क्या होता है, जीव के साथ इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, और साथ ही जीव अपने भौतिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इकोसिस्टम है उसके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, यूनिट है। किसका, तो नेचर का। नेचर कहने का अर्थ क्या हो गया, बायोस्फीयर। किसका, बायोस्फीयर का यह यूनिट है। ये कैसा यूनिट है, तो दो बार लिखते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इकोसिस्टम यूनिट है, इकाई है, किसका, तो नेचर का। नेचर कहने का जीवमंडल, बायोस्फीयर का। तो कैसा यूनिट है, तो संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल क्रिया। और इस यूनिट में होता क्या है, यहाँ पे हम हिस्सा की पढ़ चुके हैं, इकोसिस्टम का दो यूनिट होता है, एक कंपोनेंट होता है। सॉरी, एक क्या बताया था, बायोटिक अर्थात लिविंग, सजीव का कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट हमने बताया था एक बायोटिक। इसमें क्या बताया था मैंने, तो ए बायोटिक कंपोनेंट कहने का अर्थ क्या होगा, जितना भी फिजिकल चीज है, भौतिक पदार्थ है, जैसे जल, H2, लाइट, प्रकाश, सॉइल, मिट्टी और एयर। अब यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट में क्या होगा, कई सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करेगा, वही इस ऑर्गेनिज्म का इस ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में जीव के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया। तो जीव के बीच अन्योन्य क्रिया हो रहा है, और दूसरी ओर ये सारे जीव इस अजैव घटक है इसके साथ, और अजैव घटक इनके साथ, ये भी क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया बात कि पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम प्रकृति का या जीव मंडल का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जहां पर, कहां पर, इकोसिस्टम में जीव के साथ तथा जीव अपने भौतिक वातावरण, अजैव घटक, जिसको फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं, भौतिक वातावरण के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम का काम क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम का कार्य
क्या होता है प्रकृति में, यह किस प्रकार का कार्य करता है। इको सिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है ये क्या करेगा, फंक्शन करेगा, कार्य करेगा, तभी तो पूरा नेचर वर्क करेगा, पूरा बायोस्फीयर वर्क करेगा। जिस प्रकार से एक एक सेल के वर्क करने से, एक एक कोशिका के वर्क करने से शरीर क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है। अगर शरीर को हम लोग अगर जैव मंडल बायोस्फीयर मान लें तो एक एक कोशिका क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। अगर एक एक इकोसिस्टम वर्क करेगा तो पूरा बायोस्फीयर वर्क करेगा, जीव मंडल वर्क करेगा, काम करेगा। तो ये जो काम करेगा जीव मंडल में, ये कौन कौन सा काम करता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि पहला जो वर्क होता है इसका में किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की। बिना एनर्जी का कोई भी सिस्टम, कोई भी तंत्र काम करेगा नहीं करेगा। तो ऊर्जा कहाँ से इसको मिलता है, सूर्य से। तो सूर्य से ऊर्जा का जो उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन नहीं, सॉरी, ऊर्जा का क्या करेगा, कैप्चरिंग करेगा। ऊर्जा का उत्पादन नहीं क्या होता है ना, ऊर्जा का क्या होता है, कैप्चरिंग होता है। तो ऊर्जा का जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको यह भोजन के रूप में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, इकोसिस्टम का। जो पहला काम क्या होगा, ऊर्जा का संग्रहण करना, कैप्चर करना। तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत इस पूरे दुनिया में कौन सा है, सूर्य है। तो सूर्य से जो ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, कैप्चरिंग करेगा, ठीक है। तो ऊर्जा का जो संग्रहण करता है कौन करेगा, हरे पेड़ पौधा करेंगे। तो हरे पेड़ पौधा किस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का संग्रहण करता है, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करता है। तो सूर्य के ऊर्जा का भोजन के रूप में जो संग्रहण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। तो पहला काम क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी। ये प्राइमरी, ये जो प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्टिविटी का अर्थ क्या हुआ, उत्पादन करना, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास कहने का अर्थ क्या हुआ, भोजन। भोजन का कहने का अर्थ क्या हुआ, हरे पेड़ पौधा कौन सा भोजन तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज। तो ये जो प्रोडक्टिविटी होता है ये आपका दो प्रकार का होगा। एक हो जाएगा आपका प्राइमरी प्रोडक्शन, दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब ये प्राइमरी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अब यह जो होगा दो प्रकार का होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन और दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस कहने का अर्थ ये हुआ कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के ऊर्जा से जो भोजन तैयार किया, ठीक है, वो क्या आ गया। अगर यहाँ पर ये लीफ है, पत्ता है, ठीक है, और यहाँ पे सूर्य का रोशनी है, तो जो पहली बार तैयार हुआ, क्या तैयार हुआ, बायोमास। ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। अब इस काम को करने के दौरान, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये बायोमास का उत्पादन होता है और हरे पेड़ पौधे श्वसन क्रिया को भी करते हैं। उनसे क्या करेंगे, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक। ये याद रखना, नीट में कई बार पूछ चुका है। ये रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। वहीं पर फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी निर्माणकारी प्रक्रिया है। कैटाबॉलिक का अर्थ होता है विध्वंसकारी प्रक्रिया, यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है।
तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है किस चीज का निर्माण होता है? बायोमास का। और रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? खर्च होगा। क्या खर्च होगा? एनर्जी खर्च होगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में रेस्पिरेशन में जो खर्च हुआ उसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP माइनस R का मतलब हो गया रेस्पिरेशन, श्वसन। इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना? तो ग्रॉस तो यहाँ तैयार हुआ था प्राइमरी प्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है। और उसमें रेस्पिरेशन में जो ऊर्जा खर्च हुआ उसको अगर हम लोग घटा दें, हम लोग को क्या निकल जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें सेकेंडरी प्रोडक्शन में क्या होता है। सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या है? अब ये हरे पेड़ पौधे में जो नेट जो बच के जमा हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, अब इसको मेढक खाए चाहे बकरी खाए, ठीक है, तो यहाँ पे बायोमास ट्रांसफर होकर चला गया, जिसमें गोट में, बकरी में चला गया। तो बकरी के शरीर में जो फिर बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, किस चीज का प्रोडक्शन हुआ? भोजन का। किसके लिए? चाहे कुत्ते के लिए हो चाहे वो शेर के लिए हो। तो सेकेंड, तो उस भोजन को, उस बायोमास को क्या कहेंगे? सेकेंडरी बायोमास। तो देखा इसमें, यानी हरा पेड़ पौधा जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन करेगा, और हरे पेड़ पौधा के खाने से मांसाहारी जीव में क्या होगा? बायोमास का, या सॉरी ये मांसाहारी जीव कहते हैं, शाकाहारी जैसे बकरी हुआ, है ना जी, या टिड्डा हुआ, इंसेक्ट हुआ, उसके शरीर में क्या बनेगा जी? फिर ऊर्जा बनेगा, बायोमास तैयार होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्शन। क्या कहेंगे इसको? सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं, वो फंक्शन है आपका क्या? इकोसिस्टम का। एक तो प्रोडक्शन होगा, दूसरा जो प्रोडक्शन है इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपका क्या? डीकम्पोजिशन का। किसका? नष्ट करना, सड़ा गला के नष्ट करना। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन कहेंगे। फिर उसके बाद एक और प्रोसेस आता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एनर्जी फ्लो। तो इकोसिस्टम में क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण का काम होता है, इसको हम लोग एनर्जी फ्लो कहते हैं। और सबसे जो लास्ट फंक्शन होगा वो होता है न्यूट्रिएंट साइकिल, रिसाइकल। क्या होगा? न्यूट्रिएंट का बार बार रिसाइकलिंग होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो इस तरह से इकोसिस्टम में कितना फंक्शन होता है? 4 फंक्शन करता है। पहला प्रोडक्शन का, दूसरा डिकम्पोजिशन का, तीसरा एनर्जी फ्लो का, और चौथा न्यूट्रिएंट के साइकिल का, यानी पोषक तत्वों का पुनः चक्रण इसको बोलते हैं। ये जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है इकोसिस्टम का, ये क्या है? दूसरा फंक्शन है, दूसरा कार्य है। इस क्रिया में क्या होता है? कोई भी बायोमास, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन भी कई स्टेप में होता है। पहला जो इसका स्टेप है, चरण है, डिकम्पोजिशन में पहले क्या होता है? अगर मान लो कोई पत्ता है, पुराना पत्ता, टूटा हुआ पत्ता, ठीक है, तो जिस पदार्थ का डिकम्पोजिशन होना होता है उसको डेट्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्राइटस। और जो उसको डिकम्पोज करता है उसको डेट्रीवोर कहते हैं। है बात समझ में? जिस चीज का डिकम्पोजिशन होना है, अपर्दन होना है, नष्ट होना है, वो कहलाएगा डेट्राइटस। और जो उसको तोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? डेट्रीवोर कहलाएगा। जैसे अर्थवॉर्म डेट्रीवोर है, बैक्टीरिया, फंगस, वो क्या है? डेट्रीवोर है। कूड़ा कचरा वो क्या कहलाएगा? डेट्राइटस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेट्राइटस, ठीक है। तो डेट्राइटस का क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। जो डिकम्पोजिशन करेगा उसको क्या कहते हैं?
डेट्रीवोर कहते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का वो होता है फ्रेगमेंटेशन का। कौन सा प्रोसेस होता है? फ्रेगमेंटेशन, विघटन। फ्रेगमेंटेशन का सीधा अर्थ क्या हुआ? विघटन होना। अगर कोई पत्ता है, ठीक है, या कोई कचरा है, उसको बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, उसको अगर तोड़ेगा, मान लो यहाँ पर कोई लीफ है, ठीक है, और इस पत्ते का क्या होना है? डिकम्पोजिशन होना है। तो सबसे पहले बड़ा बड़ा टुकड़ा में क्या होगा? ये टूटेगा, ये टुकड़ा आपको दिखाई देगा, ये टुकड़ा आपको दिखाई देगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ बड़े बड़े टुकड़े में, बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स में टूटने का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग का अर्थ क्या होता है? लीचिंग का अर्थ होता है रिसना, चूना। मान लो कि जमीन पे अगर पानी है तो धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते वो क्या होता है? अंडरग्राउंड जगह पे चला जाता है, भूमिगत हो जाता है। अगर कोई चीज टूटेगा नष्ट होने के दौरान, तो उसमें जितना भी लवण वगैरह होगा वो जल के साथ क्या होगा? अंदर चला जाएगा, जमीन के अंदर रिस करके पहुंच जाएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। क्या होगा? इस हिंदी में निश्चालन बोलते हैं। उसके बाद अब जो पार्ट जमीन पे बच गया, रिस के तो अंदर चला गया, वो लीचिंग हो गया, जितना भी लवण वगैरह था, साल्ट मिनरल्स था। अब उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो होगा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का जो प्रक्रिया होगा, इस दौरान सूक्ष्म जीव, फंगस या अर्थवर्म, केचुआ, ये क्या करेंगे? इस कार्बनिक पदार्थ को एक समान होमोजीनस लाइट वेटेड हल्के वजन का पदार्थ में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? अगर आप मिट्टी लीजिए और आप पानी में डाल दीजिए तो ऊपर एकदम काला काला गंदा सा जो पदार्थ तैरता है वो क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। और उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं पौधे के लिए, ठीक है। तो ह्यूमस होगा, तो ह्यूमस बनने की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? ह्यूमिफिकेशन। यानी इसके बाद कैटाबॉलिज्म के बाद का जो प्रोसेस होगा चौथा, वो क्या कहलाएगा? ह्यूमिफिकेशन। यानी कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ? ये जो पदार्थ था, जैसे यहाँ पे बहुत एक देख लीजिए, मान लो एक पत्ता है, इस प्रोसेस में क्या हुआ? बड़ा बड़ा टुकड़ा में टूटा, और इसके अलावा जितना छोटा छोटा मिनरल्स था वो क्या हो गया? जमीन के अंदर चला गया, लीचिंग हो गया। अब ये बड़ा बड़ा टुकड़ा है, अब क्या और छोटे छोटे टुकड़े में ये कन्वर्ट होता चला गया, छोटा बड़ा करके। इसको क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा? ये एक समान एक ही तरह का कण में क्या करेगा? इसको बदल देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा? अगर आप इस ह्यूमस को आप कुछ दिन और छोड़ दीजिए तो यह किस चीज में? मिट्टी में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, जो किसान के परिवार से बिलोंग करते रखते हैं, उसे घर में जो गोबर या कचरा है उसको एक गड्ढे में वो जमा करते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है? वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, लिक्विड तरल पदार्थ में बदलना शुरू हो जाता है।
और लास्ट में वे काले रंग का ब्लैक कलर का पदार्थ में बदल जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं सबसे लास्ट में। और किसान उस ह्यूमस को ही काट के अपने खेतों में डलवाते हैं ताकि पैदावार अच्छी हो सके। अगर आप देखिएगा कि उस साल अगर उस ह्यूमस को काट के अगर अपने खेतों में उन्होंने नहीं डाला है तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद वो जो ह्यूमस था किस चीज़ में बदल जाता है? मिट्टी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मिट्टी में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? मिनरलाइजेशन। तो इस तरह से इकोसिस्टम का जो दूसरा काम है कौन सा है? डिकम्पोजिशन, अपघटन करना। किस चीज का? मरे हुए जीव जंतु का। और ये कितने स्टेप में होता है? कई चरण में होता है? तो 5। पहला फ्रेगमेंटेशन, विखंडन होता है, उसके बाद लीचिंग का होता है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म का होता है, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन और सबसे लास्ट में मिनरलाइजेशन का होता है। अब हम लोग इकोसिस्टम का, पारिस्थितिक तंत्र का जो तीसरा बड़ा काम है, इस इकोसिस्टम का सभी काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो तीसरा काम है वो है आपका क्या? एनर्जी फ्लो। एनर्जी अभी तक आपने पढ़ा कि इकोसिस्टम में क्या करता है कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन, उसको हरे पेड़ पौधे भोजन में बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं इस कार्य को। दूसरा, कोई सजीव है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे वो जीव जंतु, वो मरेगा तो उसको क्या करेगा? पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में उसका सफाया होना, उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है, उसको डिकम्पोज करना। सराहना कहलाना क्या कहलाता है? डिकम्पोज, जिसमें मैंने सारे स्टेप्स के बारे में डिटेल में बता दिया। अब जो नेक्स्ट काम है इकोसिस्टम का, ऊर्जा का स्थानांतरण। क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा यानी भोजन के रूप में जो है, बायोमास के जो रूप में है, एक जीव से दूसरे जीव में क्या होगा? वो ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा? तो इकोसिस्टम में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए, ट्रांसमिशन के लिए एक चेन बना हुआ है ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन एंड फूड वेब। क्या होता है? तो ये जो एनर्जी का जो फ्लो होगा तो किसके द्वारा होगा? तो ये होगा फूड चेन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूड चेन के द्वारा। तो फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन क्या होता है? दो या दो से अधिक जीव जब एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक चेन का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। या पारिस्थितिक तंत्र में कौन जीव किसको खाता है, उसका जो क्रमबद्ध जो एक श्रृंखला तैयार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। तो इस आहार श्रृंखला के द्वारा ही एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। और ये जो फूड चेन होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है GFC, इसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, और एक होता है BFC। GFC कहने का अर्थ हुआ ग्रेजिंग फूड चेन। जो जीव हरे पेड़ पौधा को क्या करेंगे? ग्रेज करेंगे। ग्रेज का मतलब चरेंगे। तो चारण खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहेंगे, यानी कि इसका जो पहला जो जीव होगा हरे पेड़ पौधा को क्या करेगा? चर जाएगा, उसको खा के अपना आगे का चेन निर्मित करेगा। और DFC का मतलब हुआ कि कुछ जीव क्या करते हैं? मरे हुए जीव को क्या करेंगे? नष्ट करके, खा करके ऊर्जा को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो यह क्या कहलाएगा? DFC। तो DFC का जो फूड चेन होगा ये किसके जाल के दौरान होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का जो क्रिया होता है, इस
क्रिया करने के दौरान जितने जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं वो कौन सा आहार श्रृंखला बनाते हैं? डेट्राइटस फूड चेन, DFC। क्या बोलते हैं उसको? डेट्राइटस फूड चेन, DFC। और बकरी अगर घास खा रहा है और बकरी को अगर कुत्ता और कुत्ते को अगर बाघ खा रहा है तो यह कौन सा चेन बनेगा? GFC। क्या बनेगा? GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है। अब ये जो एनर्जी का फ्लो जो इस फूड चेन में होता है, यहाँ पर उष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का 2 नियम कार्य करता है, ऑपरेट्स होता है, इस पे लागू होता है। कौन सा? ये जो फूड चेन जो एनर्जी फ्लो होता है तो यहाँ पर किसका एनर्जी का यूज होगा? फूड के रूप में जो एनर्जी का ही प्रोडक्शन होता है, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है ये ऑपरेट जो करता है, ऑपरेट थ्रू, इसमें जो लॉज है, नियम है, 2 नियम काम करेगा थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का जो नियम है उस पर यह कार्य करेगा। एक कार्य करता है क्या? पहला लॉ जो है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। क्या कह रहा है कि ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति होता है ना तो ऊर्जा का विनाश होता है, यह एक जीव से दूसरे जीव में इसका स्थानांतरण होता है। तो इस आहार श्रृंखला में, फूड चेन में क्या होता है कि कोई ऊर्जा बना नहीं रहा होता है, बल्कि जो एकमात्र स्रोत है सूर्य, सूर्य से उष्मा एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में, रेडिएशन एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, फूड के रूप में बदलता है और एक जीव दूसरे जीव को खाता चला जाता है और एनर्जी ट्रांसफर होता जाता है। कोई जीव एनर्जी को बनाता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा नियम इसमें ऑपरेट होता है वो सेकेंड लॉ। कौन सा? सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ का कहना है कि ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है तो 100% ऊर्जा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था लिंडमैन। क्या नाम था? लिंडमैन। तो लिंडमैन ने क्या किया था? एक लॉ दिया था, इसको 10% लॉ कहते हैं। कौन सा नियम दिया था? 10%। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि आहार श्रृंखला में, फूड चेन, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह हर एक कोशिकीय स्तर पर, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, एक कोशिकीय जीव से दूसरे कोशिकीय जीव में मात्र 10% ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये सूर्य का, ये अगर सन है तो सन से जो एनर्जी मिलता है उसमें से 2 से 10% ही क्या होता है? एनर्जी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के रूप में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है। कितना याद रखें? 2 से 10%। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि पार का मतलब ये वैल्यू कितना होता है, कितना प्रतिशत तक हरे पेड़ पौधे उसको सूर्य से जो विकृत उष्मा है, एनर्जी है, उसको ग्रहण करते हैं। तो 2 से 10%, इसी हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता जाएगा वो कितने में आया होगा? 10% का नियम से। अगर सूर्य से 100 है तो हरा पेड़ पौधा कितना कैप्चर करेगा? 10%। 10 का 10% कितना होगा? 0.1 हो जाएगा। इसी तरह हर एक कोशीय स्तर में क्या होगा? ऊर्जा का मात्रा
घटता जाएगा। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और के बाद बहुत ही कम ही मात्रा में चतुर्थक उपभोक्ता पाया जाता है। ठीक है, चतुर्थक उपभोक्ता पाया जाएगा। अब एक ये जो फूड चेन है, ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक हो जाएगा प्रोड्यूसर, हरा पेड़ पौधा जो सूर्य के ऊर्जा को क्या करता है? कैप्चर करता है। ग्रीन प्लांट। और दूसरा हो जाएगा आपका कंज्यूमर, उपभोक्ता। एक क्या है? उत्पादक और दूसरा है उपभोक्ता। ये दोनों चीज मिलकर क्या बना रहा है? फूड चेन, आहार श्रृंखला बना रहा है। और कंज्यूमर कितने टाइप का हो जाएगा? एक हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, वो हर्बीवोर होता है। क्या होता है? शाकाहारी। ये क्या होता है? और ये सेकेंडरी और टर्सरी जो होगा ये कार्निवोर होता है। और ये बहुत सारे जो फूड चेन है आपस में जिग-जैग मैनर में जैसे तैसे आड़े तीर से जुड़ के, है ना, क्या बना गया? बहुत सारा ये मीनिंग, बहुत सारे जो फूड चेन है किस चीज का निर्माण करेंगे? फूड वेब। इस तरह से हम लोग संक्षेप में आप समझें तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का एक काम क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण करना भी है, एनर्जी का फ्लो करना है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो कैसे करता है? तो वह आहार श्रृंखला फूड चेन के द्वारा करता है। और फूड चेन में जो जीव शामिल होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं। हरे पेड़ पौधे होते हैं और कंज्यूमर में हर्बीवोर शाकाहारी और कार्निवोर मांसाहारी जीव होते हैं। और सभी एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। उसका जो श्रृंखला या चेन बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। और ये फूड चेन जो होता है यूनिडायरेक्शनल, कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फूड चेन्स आर ऑप्शन 1 यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, नॉन ऑफ दिस। तो क्या आंसर देंगे? यूनिडायरेक्शन, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में बढ़ता है। और इस फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उस पर थर्मोडायनामिक्स का जो नियम है वो लागू होता है। तो प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों, यानी दोनों प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसमें कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ऊर्जा का निर्माण नहीं कर रहा होता है। वो सभी क्या कर रहे होते हैं? सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित सिर्फ करते हैं। तो यहाँ ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ सिद्ध होता है। दूसरा जो नियम है ऊष्मागतिकी का कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो 100% ऊर्जा का उपभोग कर ले। तो इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला के द्वारा जो ऊर्जा
का स्थानांतरण होता है तो उसमें से हर एक, जैसे ग्रीन प्लांट से प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसमें कितना जाएगा, 10% की एनर्जी जाएगा, और इससे जो एनर्जी भी सेकेंडरी में जाएगा उसमें भी मात्र 10% की जाएगा, और इससे जो इसमें जाएगा उसमें भी 10% की जाएगा। तो सोच के देखो, हर एक सूर्य से जो एनर्जी आया था रेडिएशन तार के रूप में कितना था, 2 से 10%। यहाँ पर भी जो 10% है इस पे आया, और हर एक जगह क्या हुआ, घटते चला जाएगा, और टर्सरी जो कंज्यूमर है उसके बाद ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में बचेगा, प्राप्त होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, न्यूट्रिएंट का रिसाइकल। तो न्यूट्रिएंट का जो रिसाइकल होता है या साइक्लिंग होगा, इसमें 2 चीज़ हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है, एक पढ़ना है कार्बन साइकिल और एक पढ़ना है हम लोग को फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो कार्बन साइकिल इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बना के आइएगा उसका डायग्राम बुक से, उसके बाद हम लोग उसको समझा देंगे, और कार्बन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग दिखवा देंगे।